ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 171, नया इंटेल 2.18 मिलियन पाटेक फिलिप 18 के गोल्ड नॉटिलस। दोहरा अध्याय। ओह, वक्ता का कोई इरादा नहीं था, लेकिन श्रोता ने इसे दिल से लगा लिया। झांग चाओ के शब्दों को सुनकर जियांग ताओ ने मन में सोचा, दोस्त, तुमने इसे सही समझा है। आप वास्तव में उनके जैविक बच्चे नहीं हैं। झांग चाओ को शायद अभी भी पता नहीं है कि उसके माता पिता दोनों उसे नापसंद क्यों करते हैं, लेकिन जियांग ताओ दिल्ली इंटेलिजेंस सिस्टम से मिली सूचना के आधार पर इसका सार जानता है। उनका अनुमान है कि झांग चाओ के माता पिता ने उन्हें तब गोद लिया था क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं हो सकते थे। फिर कुछ साल बाद उन्होंने अप्रत्याशित रूप से गर्भधारण किया। उनके जैविक पुत्र के जन्म के साथ स्वाभाविक रूप से गोद लिए गए व्यक्ति को कम स्नेह प्राप्त हुआ। इस तरह की स्थिति असामान्य नहीं है, लेकिन झांग चाओ के परिवार में ऐसा चरम पूर्वाग्रह दुर्लभ है। जियांग ताओ ने झांग चाओ को इस विषय को उठाते हुए देखा और उनके दिमाग में प्रेरणा की एक चिंगारी चमक उठी, जिससे वह मुस्कुराए और कहने लगे, वैसे चाओ जी, मैं आपको बता रहा हूँ, हाल ही में मैं अपने मास्टर से फेस रीडिंग सीख रहा हूँ और मैंने वास्तव में कुछ कौशल सीखे हैं। मैंने देखा है कि आपकी शक्लें एक अमीर आदमी के बेटे जैसी हैं जिसे इंटरनेट पर खोजा जा रहा है। जब मैंने उस लापता बच्चे की सूचना देखी तो मैंने ये भी सोचा कि जब आप बच्चे थे तो क्या यह आप ही थे। एक अमीर आदमी अपने बेटे की तलाश कर रहा है। भाई जियांग, मुझे मत छेड़ो। मेरी ऐसी किस्मत कैसे हो सकती है। झांग चाओ हंसे और अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि इतनी अपार संपत्ति उनके जैसे बदकिस्मत व्यक्ति को नहीं मिलेगी। अरे, मैं गंभीर हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जियांग ताओ ने कहा। जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, अपना फोन निकाला, ब्राउजर खोला और उस पेज पर क्लिक किया जिसे उसने बुकमार्क किया था। इस वेब पेज ने बीजिंग के जिया हुलियांगजी बॉस वांग मिंगलोंग द्वारा अपने खोए हुए बेटे के लिए एक बड़ा इनाम देने की खबर को कवर किया। रिपोर्ट में स्ट्रोलर में बैठे एक बच्चे की तस्वीर थी जो 1 साल से भी कम उम्र का लग रहा था। बच्चा लापता हो गया क्योंकि जब वांग मिंगलोंग की पत्नी बच्चे को खेलने के लिए बाहर ले गई तो उसने एक फोन कॉल का जवाब दिया। पलक झपकते ही बच्चा गायब हो गया। इसके बाद दंपत्ति ने दशकों तक अपने बेटे के बारे में कोई जानकारी न पाकर खोज की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। खोज के दशकों में जैसे जैसे वांग मिंगलोंग का व्यवसाय अधिक सफल होता गया, वादा किया गया इनाम भी अधिक होता गया। 10 साल पहले ये 5 लाख थी, 10 साल बाद अब ये 10 लाख हो गया है। अपनी भौहों की दूरी, आंखों की दूरी, भौहों का आकार, आंखों का आकार, नाक का आकार देखें, वे बिल्कुल एक जैसे हैं। मैंने अपने मास्टर को आपकी फोटो और बच्चे की फोटो दिखाई और मेरे मास्टर ने भी कहा कि क्या ये वही व्यक्ति नहीं है। आप मेरे गुरु को जानते हैं, है ना? 8 अक्षर और चेहरा पढ़ने के क्षेत्र में वह बिल्कुल शीर्ष पर है। जियांग ताओ ने आगे बढ़ते हुए अंगूठा दिखाते हुए कहा, मुझ में दक्षता की कमी हो सकती है और मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन दशकों के अनुभव वाले मेरे मास्टर की आंखें बहुत गहरी हैं। आह, भाई जियांग, क्या आप गंभीर हैं या सिर्फ मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? जियांग ताओ को चेहरे की रीडिंग के बारे में गंभीरता से बात करते हुए सुनकर झांग चाओ को आश्चर्य और थोड़ा उम्मीद दोनों महसूस हुई। उस बिग बॉस द्वारा अपने लापता बेटे का पता लगाने के लिए 10 लाख से अधिक की पेशकश करने की रिपोर्ट को देखते हुए उस बॉस को कम से कम करोड़पति होना चाहिए, है ना? यदि वह उस बॉस का बेटा है तो क्या वह वहीं से उड़ान नहीं भरेगा? जियांग ताओ ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रखी और कहा, मैं इस बारे में आपके साथ खिलवाड़ क्यों करूंगा? क्या आपको लगता है कि मैं इस बारे में मजाक करने वालों में से हूं? ऐसा नहीं लगता, लेकिन ये बात थोड़ी अमूर्त लगती है। झांग चाओ ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि यह पूरी चीज काफी अविश्वसनीय थी। ठीक है चाओ जी, मुझे अपने कुछ बाल दे दो, हम तुम्हारे बाल राष्ट्रपति वांग को भेज देंगे, बिल्कुल लॉटरी टिकट खरीदने की तरह। जियांग ताओ ने हंसते हुए कहा, अगर यह काम नहीं करता है तो हम इसे भूल जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो आप जीवन के लिए तैयार हो जाएंगे। बस फिर मेरे बारे में मत भूलना। जियांग ताओ का प्रस्ताव सुनने के बाद झांग चाओ की आंखें इस संभावना पर चमक उठी। उसके केवल कुछ ही बाल गिरे होंगे और अधिक से अधिक मेल शुल्क लगेगा। क्या होगा अगर यह सच हो जाए? जैसा कि भाई जियांग ने कहा था, उन्हें जीवन भर खाने पीने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि यह असंभव है, लेकिन क्या होगा? लॉटरी टिकट खरीदने की तरह कम संभावनाओं के बावजूद एक बार खरीदने के बाद जीतने की आशा की एक झलक दिखाई देती है। भले ही यह कई मिलियन में से केवल एक मौका हो, फिर भी यह एक मौका है। यदि आप कुछ भी खर्च नहीं करते हैं और एक भी टिकट नहीं खरीदते हैं तो बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। क्या यह सचमुच काम कर सकता है? झांग चाओ को आश्चर्य हुआ कि बातचीत ने इतना अजीब मोड़ कब ले लिया। एक अमीर टाइकून के लंबे समय से खोए हुए बेटे के रूप में बातचीत कैसे विकसित हुई? यद्यपि उन्होंने कहा, क्या ये काम कर सकता है, बहुत संभावना नहीं है, लेकिन अपने दिल में वह झूठ बोल रहा होगा अगर उसने कहा कि उसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे भी लगता है कि आप कई मायनों में उस बच्चे से मिलते जुलते हैं, यही कारण है कि मैं आपसे प्रयास करने का आग्रह कर रहा हूँ। लिंग, उम्र, ये सभी मेल खाते हैं, यहाँ तक कि चेहरा भी मेल खाता है।
मैंने लियू जियुआन और शान यूफेई को प्रयास करने का सुझाव क्यों नहीं दिया? हालांकि वे आपकी उम्र के हैं, लेकिन उनकी विशेषताएं बिल्कुल मेल नहीं खाती, इसलिए कोई मतलब नहीं है। जियांग ताओ के ईमानदार आचरण ने झांग चाओ को लगभग आश्वस्त कर दिया। ठीक है, आइए इसे आजमाएं। ये लगभग शून्य लागत वाला निवेश है, जिसमें दसियों या सैकड़ों हजारों गुना संभावित रिटर्न है। कोशिश क्यों न करें? ठीक है, मैं भाई जियांग की बात सुनूंगा। आइए इसे आजमाएं। अगर काल्पनिक रूप से अगर यह सच है, भाई जियांग, आप मेरे जीवन के सबसे बड़े परोपकारी और संरक्षक होंगे। मैं, झांग चाओ, आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ लहराया और कहा, अभी इस बारे में बात करना थोड़ा जल्दबाजी होगी। सबसे पहले बस मेरे लिए बालों की कुछ लंटे ले आओ। कल मैं उन्हें उस व्यक्ति को भेजने के लिए कुछ समय लूंगा। ठीक है, झांग चाओ ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत अपने सिर से कुछ बाल निकाले, उन्हें टिश्यू पेपर में लपेटा और जियांग ताओ को सौंप दिया। ये बात फिर मैं इसे भाई जियांग पर छोड़ दूंगा। अध्याय 172, नया इंटेल 2.18 मिलियन पाटेक फिलिप 18 के गोल्ड नॉटिलस। दोहरा अध्याय। जियांग ताओ को बाल सौंपते समय झांग चाओ को अभी भी लगा कि पूरी चीज थोड़ी अमूर्त थी। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जियांग ने बहुत ज्यादा शराब पी ली हो और उसके साथ खिलवाड़ कर रहा हो? क्या यह वास्तव में संभव है कि वह उस धनी टाइकून का लंबे समय से खोया हुआ बेटा है? आशा करते हैं। मुझे लगता है कि कम से कम 60% संभावना है। बस ड्रैगन गेट को पार करने और दूसरी पीढ़ी का अमीर बेटा बनने की प्रतीक्षा करें। जियांग ताओ ने हंसते हुए मजाक में अपना गिलास उठाया। चलो, सबसे पहले मैं हमारे भावी युवा बॉस जिया हुलियांगजी को टोस्ट करता हूँ। भाई जियांग, मुझे चिढ़ाना बंद करो, अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। ये जल्द ही आ रहा है। चीयर्स टिल्डा, चीयर्स टिल्डा। पारिवारिक मान्यता की बात खत्म करने के बाद दोनों भाई 1 घंटे से अधिक समय तक बेकार की बातें करते रहे। झांग चाओ का मूड शुरुआत की तुलना में काफी बेहतर था। दोनों भाई रात करीब 9 बजे तक शराब पीते रहे। जियांग ताओ द्वारा लाई गई बैजियू की 2 बोतलें खत्म करने के बाद झांग चाओ को अभी भी कुछ बियर चाहिए थी, जिसे जियांग ताओ ने अस्वीकार कर दिया। थोड़ी देर तक बेकार की बातें करने के बाद जियांग ताओ ने अलविदा कहा और चला गया। झांग चाओ जियांग ताओ को शहर के गांव की मुख्य सड़क तक ले गए और उसके लिए एक टैक्सी बुलाई। अरे दोस्त, मेरे भाई को बाईगेजुंग न्यू विलेज डिस्ट्रिक्ट में बिल्डिंग 28 के नीचे ले चलो। तुम्हें निश्चित रूप से उसे इमारत के नीचे तक ले जाना होगा, तुम्हें पता है। यह मेरा अपना भाई है। एक भाई से बढ़कर एक सच्चा करीबी भाई। झांग चाओ थोड़ा चिड़चिड़ा था और उसका भाषण थोड़ा अस्पष्ट था। जियांग ताओ ने हाथ हिलाया और कहा, ठीक है चाओ जी, वापस जाओ, अच्छी नींद लो, किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। कल एक और नया दिन है। जियांग ताओ में झांग चाओ की तुलना में शराब सहन करने की क्षमता काफी बेहतर थी। 1 पाउंड बाइजियो के साथ भी वह हमेशा की तरह सामान्य दिख रहा था। उसे शराब की अधिक गंध आ रही थी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी साफ था। झांग चाओ ने धीरे से कहा, मैं वापस नहीं जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने भाई को जाते हुए देखूंगा और फिर वापस जाऊंगा। चलो ड्राइवर, बाईगेजुंग न्यू विलेज डिस्ट्रिक्ट। शराबी से बहस करना व्यर्थ है। जियांग ताओ ने झांग चाओ के साथ बहस नहीं की। वह अंदर आया, दरवाजा बंद किया, ड्राइवर को सिर हिलाया और तुरंत चला गया। रात में टैक्सी की पिछली लाइटें गायब होने तक देखना जारी रखा। झांग चाओ का शराबीपन काफी हद तक कम होता दिख रहा था। भाई जियांग, हालांकि मैं अभी जानबूझकर प्रभाव में आकर आपके करीब आ रहा था, लेकिन आपकी दयालुता मैं जीवन भर याद रखूंगा और मौका मिलने पर आपका बदला चुकाऊंगा। उसकी नजर को याद करते हुए झांग चाओ उसी रास्ते से अपने किराए के घर की ओर वापस चला गया। तथापि जब वह गुलाबी रोशनी से जगमगाती परिचित गली में पहुंचा, उसके मस्तिष्क ने उसके पैरों पर नियंत्रण खो दिया। ... जियांग ताओ ने रात के ठीक 10 बजे घर वापस जाने के लिए टैक्सी ली। प्रवेश करने पर लिविंग रूम में गर्म पीली रोशनी अभी भी जल रही थी। पायजामा पहने जूली लिविंग रूम के सोफे पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। प्रिय, तुम वापस आ गए टिल्डा। वाह, तुमने कितनी पी ली। ये शराब की तेज गंध है। जाओ पहले स्नान कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ सोबा सूप बनाऊंगा। जैसे ही जूली ने ये कहा, उसने वह किताब जिसे वह पढ़ रही थी सेल्फ ड्रिविंग ग्रोथ रख दी और रसोई की ओर चली गई। हालांकि वह जियांग ताओ के शराब पीने से घृणा करती थी, फिर भी वह अपने पति की परवाह करती थी। वह नहीं चाहती थी कि जियांग ताओ को पूरी रात कष्ट सहना पड़े। तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा है मेरी पत्नी। जियांग ताओ ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और ईमानदारी से चिल्लाते हुए जूली की पतली कमर को गले लगा लिया। चीनी नववर्ष के बाद जूली को बीजिंग लाने के बाद जियांग ताओ की जीवन शैली में बीजिंग में उनके नववर्ष पूर्व एकल जीवन की तुलना में कई स्तरों में सुधार हुआ। उन्हें भोजन के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ी। जूली हमेशा परिवार के लिए अलग अलग व्यंजन बनाती थी। उसे कभी भी अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, यहाँ तक कि अपने अंडरवियर और मोजे भी नहीं धोने पड़ते थे। हर दिन घर आते हुए गर्म रोशनी और एक सज्जन व्यक्ति उसका इंतजार कर रहे थे। पत्नी, बच्चे, एक गर्म बिस्तर, ये वास्तव में वह जीवन है जिसका और जियांग हकदार था। पीछे मुड़कर सोचने पर बीजिंग में अकेले जीवन कितना कठिन अस्तित्व था।
जल्दी करो और नहा लो, तुमसे शराब की बदबू आ रही है। जू ली ने खेल खेल में और जियांग की ओर आंखें घुमाई और उसे बाथरूम में धकेल दिया। धीरे से दरवाजा बंद करके वह उसके लिए कुछ स्वादिष्ट सूप बनाने के लिए रसोई की ओर चली गई। उसने एक छोटे बर्तन में थोड़ा पानी उबाला, कुछ अदरक के टुकड़े किए और थोड़ी सी ब्राउन शुगर डालकर कुछ देर तक उबाला। सुबह अब सूप का एक साधारण कटोरा तैयार था और वह उसे वापस लिविंग रूम में ले आई। जियांग ताओ के स्नान समाप्त करने की प्रतीक्षा करते समय जू ली ने पढ़ना जारी रखते हुए फिर से स्वसंचालित विकास पढ़ा। केवल कुछ बच्चों वाले गांव के प्रीस्कूल से लेकर 180,000 युआन की वार्षिक ट्यूशन वाली अंतर्राष्ट्रीय नर्सरी तक, जियांग जू पानी में स्पंज की तरह था जो उत्सुकता से नए ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। उसकी अनुभूति और अंतर्दृष्टि दोनों तेजी से बढ़ रही थी। जू ली को लगा कि अगर वह सीखती नहीं रही तो जब तक उनकी बेटी प्राथमिक विद्यालय में दूसरी या तीसरी कक्षा में पहुंचेगी तब तक वह उसे पढ़ा नहीं पाएंगी। हाल के नामांकन अनुभव से जू ली को अंततः लगा कि पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। स्नान करने के बाद जियांग ताओ ने फलालेन नीला पाजामा पहन लिया जिसे जूली ने पहले से तैयार किया था। बटन दबाकर वह लिविंग रूम के सोफे पर जूली के पास बैठ गया। जू ली ने अपनी किताब रखी, सोबा अब सूप थमाया और हंसते हुए कहा, डार्लिन जी, आपकी दवा लेने का समय हो गया है। टिल्डा, तुम दुष्ट, मुझे जहर देने की कोशिश कर रहे हो। बस रुको, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जियांग ताओ ने मजाक में जू ली की कठोर पीठ पर थपकी दी और सूप ले लिया जब तक कि वह खाली ना हो जाए। ओह माय पति, मुझे नीचे रखो। अगर माँ और पिताजी ने देख लिया तो ये बहुत शर्मनाक होगा। जू ली के नर्म उद्गार के बीच जियांग ताओ ने उसे राजकुमारी की पोशाक में उठा लिया और शयन कक्ष की ओर चल दिया। 1 घंटे बाद दोनों बारी बारी से फ्रेश होने के लिए बाहर निकले। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आजकल युवा जोड़े अकेले रहना पसंद करते हैं। माता पिता के साथ रहना वास्तव में असुविधाजनक है। अकेले रहते हुए आप कहीं भी हो सकते हैं, सोफा, बालकनी या रसोई में, जहां भी आप चाहें। माता पिता के साथ रहते हुए आप शयन कक्ष तक ही सीमित हैं और बहुत जोर से नहीं बोल सकते। जुनून के बाद जियांग ताओ ने जू ली के नर्म और कोमल शरीर को पकड़ लिया और सोचा कि जब उनके पास पैसा होगा तो और अधिक घर खरीद लेंगे। जू ली ने जियांग ताओ के साथ जियांग जू के स्कूल के मामलों के बारे में तब तक धीरे से बातचीत की जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई और वह उसकी बाहों में सो नहीं गई। जियांग ताओ ने बेडसाइड टेबल पर अपने फोन पर एक नजर डाली। रात के 11:49 बजे थे। 11 मिनट में कल की जानकारी ताजा हो जाएगी। इसके अलावा कल के पहले रिफ्रेश में 3 जानकारी सामने आएंगी और जियांग ताओ को काफी उम्मीद थी। रिफ्रेश से पहले जियांग ताओ ने वीचैट मोमेंट्स खोला और इसे एक बार फिर स्क्रॉल करने की योजना बनाई। मोमेंट्स पर पहली पोस्ट जियांग ही की एक रूममेट की तलाश वाली पोस्ट थी जो महिलाओं तक सीमित थी। उसके मोमेंट्स कंटेंट से ऐसा लग रहा था कि उसने 3 बेडरूम वाली जगह किराए पर ली थी लेकिन वह इसे साझा कर रही थी। कमरा साझा करना, क्या ऐसा हो सकता है कि टीचर जियांग ने अभी तक शादी नहीं की है? जियांग ही के रूममेट खोज पोस्ट से जियांग ताओ ने एक आश्चर्यजनक निष्कर्ष निकाला। नए साल के बाद जियांग ताओ 31 वर्ष के थे। उन्हें याद आया कि जियांग ही 4 साल बड़ी है, जिससे इस साल उनकी उम्र 35 साल हो गई है। अपनी शर्तों के साथ वह इस उम्र में भी अकेली कैसे रह सकती है? जब वह विश्वविद्यालय में पढ़ाती थी तो उसका पीछा करने के लिए कतार में खड़े लोग लगभग स्कूल के गेट तक पहुंच जाते थे। 18 या 19 साल की उम्र में मर्सिडीज और BMW चलाने वाले अमीर बच्चों से लेकर लगभग 50 साल की उम्र के अनुभवी तलाकशुदा प्रोफेसरों तक। जियांग ही की सुंदरता और आकर्षण उस समय सभी उम्र के पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। अब भी अपने 30वें दशक के मध्य में उन्होंने अतिरिक्त परिपक्व अनुग्रह के साथ अपनी युवा सुंदरता बरकरार रखी है। नामांकन के दिन जियांग ही को संक्षेप में देखने को याद करते हुए जियांग ताओ उसके प्रति समय की उदारता पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उम्र को मात देने वाली देवी वास्तव में जियांग ही पर बिल्कुल फिट बैठती है। कौन जानता है कि आखिर में वह किस भाग्यशाली कमीने के पास होगी। जियांग ताओ ने अंदर ही अंदर आह भरी और अपनी उंगलियों से नीचे स्क्रॉल करना जारी रखा। जल्द ही समय आधी रात तक पहुंच गया और एक नए दिन का संकेत मिला। जियांग ताओ ने अपना फोन नीचे रखा और आज की पहली जानकारी की जांच करने के लिए सहजता से सिस्टम पैनल खोला। आज के लिए सूचना 01। कल रात मोमेंट्स ब्राउज करते समय आपने रूममेट ढूंढने के बारे में जियांग ही की पोस्ट देखी जिससे एक जानकारी सामने आई। जियांग ही के किराए के पिछले मालिक ने मास्टर बेडरूम की छत के ऊपर 2.18 मिलियन युआन मूल्य की पाटेक फिलिप 18 के गुलाबी सोने की नॉटिलस छिपा दी थी। अध्याय 173। लेई बुसी का स्टेनलेस स्टील पेपर कप और पुराना लव का अचार जार। आज खुफिया जानकारी का पहला टुकड़ा देखा। जियांग ताओ अंदर उत्साह का एक झटका महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। अंत में एक उच्च मूल्य युक्ति फिर से ताजा हो गई। 2.18 मिलियन मूल्य का एक पटेक फिलिप नॉटिलस। यह खुफिया प्रणाली झांग बो की पारिवारिक प्राचीन वस्तुओं की दुकान से भी अधिक अपमानजनक है। व्यापार आधे महीने के लिए बंद है, एक बार खुला और आप जीवन भर खा सकते हैं, है ना? जब जियांग ताओ ट्रक चलाता था और सामान ढोता था, भले ही वह 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होने तक काम करता हो, लेकिन वह शायद उतना पैसा नहीं कमा पाता था
जियांग ही वास्तव में उनका भाग्यशाली सितारा है। जियांग ताओ ने फिर से अपना फोन उठाया, वीचैट खोला और जियांग ही के मोमेंट्स पोस्ट को एक बार फिर से जांचा। क्या संयोग है, किराए का कमरा बस मास्टर बेडरूम बन गया। हालांकि लिंग प्रतिबंध एक तरह से सख्त है, केवल महिला रूममेट्स। लेकिन यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है, जियांग ताओ के अपने तरीके हैं। कल सुबह मैं जियांग ही से संपर्क करूंगा, उसे मेरे लिए उस मास्टर बेडरूम को बचाने के लिए कहूंगा। घर का पिछला मालिक वास्तव में अजीब है, छत पर 2 मिलियन युआन की घड़ी छिपाकर रखी गई है। ये किस तरह की जंगली चाल है। इसके अलावा आपने अपना घर बेच दिया, लेकिन घड़ी अपने साथ नहीं ले गए। जो भी हो, अब इसके बारे में नहीं सोचूंगा। वह घड़ी अब मेरी है। जियांग ताओ ने अपने उत्साहित दिल को शांत किया और जानकारी के अगले हिस्से तक स्क्रॉल करना जारी रखा। आज का इंटेल 02। आपने कल क्विडो पर लेई बुसी का वीडियो लॉन्च देखा और कुछ संबंधित जानकारी प्राप्त की। शाओमी मॉल ने आज सुबह ही एक स्टेनलेस स्टील पेपर कप लगाया है, जो आज सुबह 8 बजे तक बिक जाएगा। स्टेनलेस स्टील पेपर कप की कीमत 100% बढ़ जाएगी। सिफारिश, स्टॉक करें फिर ऊंची कीमत के लिए पलटें। 10,000 से अधिक टुकड़े जमा न करें। स्टेनलेस स्टील पेपर कप। इस कप का नाम देखकर जियांग ताओ एक पल के लिए रुक गया, थोड़ा भ्रमित हुआ। क्या यह स्टेनलेस स्टील है या कागज? तुरंत अपने फोन में शाओमी मॉल ऐप डाउनलोड किया। एक बार इंस्टॉल होने के बाद उन्होंने लॉग इन किया, फिर स्टेनलेस स्टील पेपर कप खोजा। उसके फोन स्क्रीन पर एक चमकदार पीला कप दिखाई दिया। वास्तविक चीज को देखने पर जियांग ताओ को अंततः पता चल गया कि मामला क्या था। यह एक स्टेनलेस स्टील का कप था जिसका आकार पेपर कप जैसा था। आकर्षक रंग के अलावा इसमें कुछ खास नहीं लग रहा था। बस इस कप की कीमत 100% बढ़ जाती है। कैसे? यद्यपि जो भी हो, जियांग ताओ ने इस पर ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाई। यदि यह भाई टोंगजी की बुद्धि है तो यह निश्चित रूप से बढ़ने वाली है, बस आंखें बंद करके खरीदें। यह स्टेनलेस स्टील पेपर कप प्रति सेट 29.9 युआन में बिका, एक सेट में 2 कप। जियांग ताओ ने तुरंत खरीदारी की मात्रा 10,000 तक बढ़ा दी, फिर डिलीवरी का पता पिंक काउंटी में अपने पुराने स्थान के रूप में निर्धारित किया। एक बार में 299,000 युआन का भुगतान, लेन देन पूरा। अच्छा है, इन स्टेनलेस स्टील पेपर कपों को पलटने के बाद मैं थोड़ा खर्च करने लायक नकदी निकाल सकता हूँ। बुद्धिमत्ता के दोनों टुकड़े आज पैसा बनाने वाले हैं। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अंततः बदल गई है, अमीर बनने का समय। जियांग ताओ ने नदी के पत्थर को अपनी कलाई पर रगड़ा, फिर दिन की अंतिम जानकारी के लिए स्क्रॉल करना जारी रखा। आज का इंटेल 03। आपने कल मकान मालिक लू कियान से संपर्क किया था और संबंधित जानकारी प्राप्त की थी। लू कियान की रसोई में एक पुराना अचार का जार है, जो एक विशेष निष्क्रिय वस्तु है। इसे बाइंडिंग और एक्टिवेट करने से एक विशेष विशेषता बोनस मिलता है। हाईली रेकमेंड एक्वायरिंग एंड एक्टिवेटिंग द पिकल जार। पुराना अचार का जार। इस निष्क्रिय विशेष वस्तु को देखकर जियांग ताओ की आंखें फिर से चमक उठी। उस समय उन्होंने धन को आकर्षित करने वाले गोल्डन टॉट के लिए डियाओ माओ के साथ एक सिगरेट का व्यापार किया, जिससे सक्रिय होने के बाद उन्हें 8 गुना धन विशेषता प्राप्त हुई। बस यही एक गुण उन्हें 300,000 की स्थिर मासिक आय देता है, जिससे उनका परिवार चिंता मुक्त रहता है। यह विशेष वस्तु और भी अधिक विशेष है। एक पुराना अचार का जार, लेकिन फिर भी एक विशेष वस्तु होती है। किसी जार को उसके अचार से नहीं आंका जा सकता। कोई सुराग नहीं कि यह किस प्रकार की विशेषता को अनलॉक करेगा। लेकिन संभवतः होना चाहिए, हो सकता है, संभवतः बहुत बुरा भी नहीं होगा। आज ताजा की गई बुद्धि के सभी 3 टुकड़े ठोस हैं। ये लहर मुझे फिर से अमीर बनाने जा रही है। उसने सभी 3 इंटेल टिप्स पढ़ना समाप्त कर लिया। समय की जांच की पहले से ही रात के 12:30 बजे थे। फोन रख दिया, अपनी पत्नी से लिपट गया और सो गया। अगली सुबह जियांग ताओ को 15वीं बार चहचहाते पक्षियों के समूहगान ने जगाया। जागो पिताजी पिताजी उठो बूढ़े जियांग ने अपनी आंखें खोली और जेके स्कूल की सुंदर पोशाक में लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट को देखा। वह अपना सिर हिला रहा था और लगातार डैडी डैडी कह रहा था। जियांग ताओ जियांग जू को जगाता था। जब से वे जिंग में चले गए, पासा सचमुच बदल गया। अब जियांग जू हर दिन उसे जगाने के लिए दौड़ती हुई आती है। मेरी बेटी, बाहर जाओ, तुम्हारा बूढ़ा आदमी अभी उठ रहा है। नहीं, माँ ने मुझसे कहा कि तुम्हें जगाना मेरा मिशन है। अगर मैं अपना मिशन पूरा नहीं करता तो मैं नहीं जाऊंगा। बड़े आलसी पिताजी, उठो। छोटा बच्चा कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ा था, दृढ़ संकल्पित, न उठ रहा था, न जा रहा था। तो तुम्हें मुझे चूमना होगा, नहीं तो मैं उठूंगा नहीं। ओल्ड जियांग ने अपने चेहरे की ओर इशारा किया, अभी भी सुस्ताने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल नहीं, माँ कहती है कि लड़कों को कभी भी यूं ही चूमना नहीं चाहिए टिल्डा। तुम्हारी माँ सही कह रही है, लेकिन उसका मतलब हमारे परिवार के बाहर के लड़के हैं भी दूसरे लड़कों को न चूमे। क्या आपको ये बात समझ में आई? लेकिन डैडी को चूमना बिल्कुल ठीक है। यह देखकर कि लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट अभी भी इसके प्रति आकर्षित नहीं हो रही है, उसने अपनी चुनौती बढ़ा दी। मुझे एक चुंबन दो और मैं तुम्हारे लिए आज रात को अनजोड रोस्ट डक खरीदूंगा।
सचमुच निश्चित रूप से रोस्ट डक का सामना करते हुए जियांग जू ने तुरंत सभी प्रतिरोध खो दिए, लगभग लार टपकने लगी। ओल्ड जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक यह असली है। जियांग जू की बड़ी गोल आंखें घूमती हैं, साजिश रचती हैं। एक चुंबन, एक बत्तख। ओह रुको, मवाह टिल्ड मवाह टिल्ड मवाह टिल्ड मवाह टिल्ड टिल्ड। 4 बार 4 बार। जैसे ही ओल्ड जियांग को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, जियांग जू ने पहले ही उसके चेहरे पर 4 चुंबन दे दिए। वह 5वीं कक्षा के लिए जाने ही वाली थी कि ओल्ड जियांग के बड़े हाथों ने उसके छोटे से सिर को पकड़ लिया, जिससे उसका मुंह एक छोटी तुरही में बदल गया। पिताजी, ये 4 भुनी हुई बत्तखें हैं। कोई पीछे नहीं हटेगा। शिक्षक जियांग कहते हैं कि तुम्हें अपनी बात रखनी होगी, कोई भरोसा नहीं, कोई भाग्य नहीं। अध्याय 174, लेई बुसी का स्टेनलेस स्टील पेपर कप और पुराना लव का अचार जार। आपका अशुभ से क्या मतलब है? लोग भरोसे के बिना काम नहीं चला सकते, आप जानते हैं टिल्ड। वही बात है ना टिल्ड। तुम दोनों वहां आ जाओ, जल्दी करो, स्कूल बस नीचे उतरने वाली है। जूली ने एप्रन पहनकर आकर्षक हंसी के साथ पिता और बेटी को दरवाजे पर बुलाया। जियांग ताओ और लिटिल कॉटन पैडेड जैकेट थोड़ी देर इधर उधर घूमे, फिर उठे और साफ कपड़े पहने जो जूली ने बिस्तर के पास छोड़ दिए थे। वे पांचों खाने की मेज के चारों ओर बैठे थे और यह बिल्कुल भी तंग महसूस नहीं हुआ। अगर कुछ भी हो तो इसने चीजों को और अधिक आरामदायक बना दिया। नाश्ते के बाद जूली स्कूल बस पकड़ने के लिए जियांग जू के साथ नीचे की ओर चली। जियांग विन और तियान जियाओमी को आज बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। उन दोनों ने जियांग ताओ की ओर देखा, उनकी आंखें थोड़ी उलझन में थीं। वे क्लासिक कुछ कहना चाहते हैं लेकिन खुद को रोके हुए हैं कि अभिव्यक्ति पहने हुए थे। जियांग ताओ को पता चल गया कि उसके माता पिता क्या सोच रहे थे और मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या हो रहा है माँ? पिताजी, क्या आपके मन में कुछ है? दोनों ने एक दूसरे पर नजर डाली और माँ परिवार के प्रतिनिधि के रूप में बोली, ताओ, तुम्हारे पिता और मैं काफी समय तक बीजिंग में रहे हैं, तुम्हें पता है, हमने वहां देखने लायक सभी जगहें काफी हद तक देखी हैं। तो अब नया साल खत्म हो गया है और हम सोच रहे हैं कि अब घर जाने और वास्तविक जीवन में वापस आने का समय आ गया है। हमारे जैसे नियमित लोगों के लिए आप हर दिन यूं ही नहीं खेल सकते, क्या आपको नहीं लगता? सच कहा जाए तो जियांग ताओ वास्तव में समझ गया था कि उसके माता पिता कहां से आ रहे थे। आखिरकार वे बीजिंग में सेवानिवृत्त लोगों की तरह नहीं थे। उन लोगों को पूरे महीने एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ती है और फिर भी उन्हें सेवानिवृत्ति के पैसे में 7-8 हजार, कभी कभी 10 हजार या अधिक मिलते हैं। वे इसे आसानी से ले सकते हैं और बिना किसी चिंता के बुढ़ापे का आनंद ले सकते हैं। उसके माता पिता, यदि वे 1 महीने तक काम नहीं करते हैं तो उनकी आय बिल्कुल शून्य है। साथ ही वे अभी 50 के पार हैं, अभी 60 के भी नहीं। वास्तव में सेवानिवृत्ति की उम्र नहीं है। वे अभी भी अपने बुढ़ापे की देखभाल के लिए थोड़ा और पैसा अलग रखने की चिंता करते हैं। जब वे वास्तव में अब और काम नहीं कर सकते तो उम्मीद है कि वे अपने बच्चों को बहुत अधिक परेशान नहीं करेंगे। माँ, पिताजी, अगर आप मुझसे पूछें तो आपको थोड़ी देर और बीजिंग में रहना चाहिए। आप लगभग 60 वर्षों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसे अपने लिए एक छोटी छुट्टी के रूप में लें। यहाँ एक विचार है, किंगमिंग महोत्सव तक प्रतीक्षा करें, जब जियोजू और बच्चे छुट्टी पर होंगे, मैं आप सभी को एक साथ वापस ले जाऊंगा। ईमानदारी से कहें तो ये ज्यादातर जियांग ताओ का खरीदारी का समय था। ब्रदर टोंगाजी की जानकारी के अनुसार ओल्ड सन के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। सच तो यह है कि वह बस यही चाहता था कि उसके लोग ओल्ड सन के साथ अधिक समय बिताएं ताकि उसके बाकी दिनों में उसका साथ बना रहे। लेकिन इस तरह की बातें आप सीधे तौर पर नहीं कह सकते। किंगमिंग महोत्सव, इसमें अभी भी 1 महीने से अधिक समय बाकी है। जैसे ही माँ ने ये टाइमलाइन सुनी, वह असमंजस में पड़ गई। हालांकि अभी सिर्फ 1 महीना है, यह उड़ जाएगा, पलक झपकेगी और यह चला जाएगा। इस बारे में क्या ख्याल है माँ? मैं तुम्हें कुछ पैसे भेजूंगा ताकि तुम और पिताजी बाहर जा सकें और खर्चों की चिंता किए बिना मौज मस्ती कर सकें। बस अच्छा खाने, अच्छा पीने, अच्छा खेलने पर ध्यान केंद्रित करो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो। यदि आप ये सब खर्च कर देते हैं तो बस मुझे बताएं और मैं और भेजूंगा। आपने और पिताजी ने पूरी जिंदगी बहुत मेहनत की, अब आनंद लेने का समय है। जियांग ताओ ने बात करते हुए एक चुटकुला सुनाया, अपनी जेब से अपना फोन निकाला, माँ का वीचैट पाया और उसे मौके पर ही 50,000 युआन भेज दिए। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आप हमें पैसे क्यों दे रहे हैं? आपके पिताजी और मेरे पास बहुत कुछ है। यदि आपके पास कमी है तो हम आपको कुछ उधार दे सकते हैं। 50,000? क्या आप पागल हैं? अगर लिली को इस बारे में पता चल गया। तियान शियाओमी ने अपने फोन पर ट्रांसफर पॉप अप देखा और हॉर्न लगी, फिर दरवाजे पर दोषी नजर डाली। जियांग ताओ ने इसे हंसते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है माँ, हमारा घर मेरा डोमेन है और लिली इतनी छोटी नहीं है। इन सभी वर्षों में मैंने वास्तव में आपके और पिताजी के लिए कभी कुछ नहीं किया, बस आपके बेटे की ओर से एक छोटा सा संकेत। क्या तुमने मुझे नए साल पर 10,000 युआन नहीं दिए थे? उनमें से अधिकांश अभी भी बाकी हैं। यह एक अलग मामला है, यह अलग है। ताओ, बच्चे, जिस तरह से तुम निकले हो वह सारी मातृत्व को सार्थक बनाता है। तियान जियाओमी ने अपने बेटे की ताजा, ईमानदार मुस्कान को देखा, उसकी आंखों में आंसू भर आए।
पिता जियांग वेन पूरे समय चुपचाप बगल में बैठे रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। जरा इस बेटे को देखो, इतना पुत्रवान, इतना सक्षम। जियांग तियानमिंग, वह दुष्ट, अब से बस हमसे ईर्ष्या करेगा। अगर गांव के बूढ़े लोगों ने सुना कि हमारे लड़के ने हमें पॉकेट मनी के लिए 50 पैसे दिए हैं, तो क्या उनमें से कुछ लोग ईर्ष्या से मर नहीं जाएंगे? लगता है मैं अब बाहर जाऊंगा। माँ, पिताजी, आप दोनों इसे जारी रखें। मैं आपको किंगमिंग में घर वापस ले जाऊंगा। जियांग ताओ ने बोलना समाप्त किया, घूमे और जाने के लिए तैयार हो गए। आज उन्हें बहुत कुछ संभालना था। माँ गर्मजोशी से मुस्कुराई और बोली, जाओ अपना काम करो, हमारी चिंता मत करो। एक बार जब जूली जियांग जू को छोड़ने के बाद वापस आया, तो जियांग ताओ ने उसे एक त्वरित अभिवादन और प्यार भरा आलिंगन दिया। फिर नीचे लिफ्ट पकड़ने के लिए बाहर निकलते समय एक छोटी सी धुन गुनगुनाई। जियांग ताओ का मूड आज पूरी तरह से धूप वाला था। एक साथ 3 उच्च मूल्य वाली जानकारी, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश के बाद बादल साफ हो गए हो। नीचे उतरते समय लिफ्ट में उसकी मुलाकात यूनिट 1602 के एक पत्थर चेहरे वाले व्यक्ति से हुई। वह अब लगभग आधे महीने से इस आदमी का पड़ोसी है। ऊपर नीचे आते जाते कई बार उससे मिला, लेकिन हर बार उस आदमी के चेहरे पर बस यही ठंडा भाव देखने को मिलता है, अपनी दूरी बनाए रखो, अजनबी। जियांग ताओ को जबरदस्ती अभिवादन करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। बड़े शहरों में ऐसे पड़ोसियों का होना बहुत आम है, जिन्हें आप दशकों के बाद भी मुश्किल से जानते हो। इस प्रकार का निरर्थक मेलजोल, चाहे आप ऐसा करें या न करें, वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार नीचे आने के बाद जियांग ताओ अपनी कार में बैठे, लेकिन गाड़ी चलाने में जल्दबाजी नहीं की। सबसे पहले उसने खिड़की नीचे की, सिगरेट जलाई और थर्ड ब्रदर को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला। ब्रदर, 5 सेकंड से भी कम समय पहले फोन बजा, किसी ने उठाया। दूसरी ओर जियांग बिंग की आवाज पूरी तरह से खराब लग रही थी। अरे दूसरे भाई, इसे जल्दी बुला रहा हूँ, क्या हो रहा है? बेहतर होगा कि आपके पास अच्छी खबर हो या कुछ बड़ा घट गया हो। जियांग ताओ ने मजाक में कहा। तीसरा, आज तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? किसका सफाया हो गया? तुम हो? मैं ठीक हूँ, ऊर्जा से भरपूर हूँ, बिना पसीना बहाए 5 उड़ानें भर सकता हूँ। अध्याय 175, लेई बुसी का स्टेनलेस स्टील पेपर कप और पुराना लव का अचार जार। पंक्ति के दूसरे छोर पर जब जियांग बिंग ने जियांग ताओ को उसे हल्के वजन वाला कहते हुए सुना, तो वह तुरंत नाराज हो गई और अपनी आवाज कुछ हद तक ऊंची कर दी। चलो सोना बंद करो, समय देखो, सूरज तुम्हारे नितंब पर चमक रहा है और तुम अभी भी बिस्तर पर हो। मुझे व्यापार के बारे में बात करने दो। मैंने 10,000 कप खरीदे, डिलीवरी का पता मेरी जगह है, हमेशा की तरह वही डील में 80% लूंगा, तुम्हें 20% मिलेगा। कैसे कप? शाओमी मॉल ने कल रात एक नया स्टेनलेस स्टील पेपर कप गिराया। मैंने अभी जांच की है और यह पहले ही बिक चुका है, और मुझे लगता है कि वे जल्द ही किसी भी समय दोबारा स्टॉक नहीं करेंगे। हम इस समय का लाभ उठा सकते हैं और कुछ त्वरित नकदी कमा सकते हैं। दूसरा भाई, तुम सच में मेरे भाई हो। जैसे ही जियांग बिंग ने जियांग ताओ के शब्द सुने, उसे तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। वह इस नाटक को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अल्ट्रामैन, हेयरपिन, फ्लाइंग पिग, पॉपकॉर्न, बाल्टियां, क्या ये वही दिनचर्या नहीं थी? जियांग ताओ ने आगे कहा, मुझे वे प्रत्येक 29.9 में मिले। आप बस उन्हें 59.9 तक चिन्हित करें, आगे बढ़ें और उन्हें अभी सूचीबद्ध करें। मुझे यकीन है कि आज बहुत सारे लोग खोज रहे होंगे। समझ गया दूसरे भाई, मिशन की गारंटी। मैं अभी उठ रहा हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ दूसरे भाई। टिल्ड मवाह टिल्ड सकल। जियांग ताओ ने दादाजी जी के स्वर की नकल की, ये कहा, और इससे पहले कि तीसरा भाई चिल्लाना शुरू कर सके, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के फोन रख दिया। बुद्धिमत्ता का दूसरा भाग संभाला गया टिल्ड। जियांग ताओ ने अपने दिमाग में थोड़ा गणित किया। यह स्टेनलेस स्टील पेपर कप लेई बुसी लॉन्च किया गया। उसकी जेब में मुनाफा कम से कम 200,000 से अधिक होगा। सूचना समाज, सूचना ही पैसा है। थर्ड ब्रदर के साथ कॉल खत्म करने के बाद जियांग ताओ ने जियांग ही का वीचेट हैंडल पाया और उसे एक आवाज संदेश भेजा। शिक्षक जियांग, मैंने कल रात देखा कि आपका रूममेट विज्ञापन चाहता था। मेरी छोटी बहन जल्द ही बीजिंग आ रही है, क्या वह आप लोगों के साथ किराए पर रह सकती है? यह बहाना बिल्कुल निर्बाध था, यहां तक कि जियांग ताओ को भी बहुत चालाक लगा। 2 मिलियन से अधिक मूल्य के उस पाटेक फिलिप के लिए थोड़ा सा किराया देना कुछ भी नहीं था। जियांग ताओ ने संदेश भेजने के बाद 5 सेकंड भी इंतजार नहीं किया था। इससे पहले कि जियांग ही ने एक पाठ के साथ उत्तर दिया, उसने कहा कि वह खुश होगी। स्थान और किराए के बारे में पूछने के बाद जियांग ताओ ने तुरंत मास्टर बेडरूम बुक कर लिया। मालिक का किराया 2,000 प्रति माह था, 1 महीने की जमा राशि, 3 महीने का अग्रिम भुगतान। जियांग ताओ ने सीधे जियांग ही को 6,000 युआन हस्तांतरित कर दिए और कहा कि वह वहां जाकर व्यक्तिगत रूप से उस स्थान का निरीक्षण करना चाहता है। साथ ही वह अपनी छोटी बहन के लिए कुछ दैनिक आवश्यक सामान और बिस्तर पहले से ही खरीदना चाहता था। जियांग ही को कुछ भी संदेह नहीं हुआ और उसने उसे चाबियां लेने के लिए स्कूल आने को कहा। हो गया। जियांग ही के आसानी से सुलझने के बाद जियांग ताओ ने कुशलतापूर्वक एडी किंडरगार्टन की ओर प्रस्थान किया। किंडरगार्टन के पास पहुंचने में उसे 15 मिनट से भी कम समय लगा।
दूर से उसने जियांग ही को समय से पहले इंतजार करते हुए देखा। उसने एक साधारण खुबानी रंग की लंबी आस्तीन पहनी थी, जिसे ढीले भूरे रंग के चौड़े पैरों वाली पैंट के साथ जोड़ा था। पूरा लुक नर्म, रंजित, ताजा और प्राकृतिक था। हवा उसके बालों से खेल रही थी, कुछ बाल शरारती ढंग से इधर उधर उड़ रहे थे। बस वहां खड़े होकर वह दुनिया में एक अलग और सुंदर दृश्य थी। अरे, वह बिल्कुल भी 34 या 35 की नहीं लगती। कार की खिड़की से जियांग ही को बाहर देखकर जियांग ताओ आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। कार के बाहर भव्य मर्सिडीज जीएलएस को अपनी ओर आते देखना और अपने पूर्व छात्र को अंदर देखना। जियांग ही गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी। उसका छात्र वास्तव में कुछ था। कोई संबंध नहीं, कोई पृष्ठभूमि नहीं। वह एक साधारण देहाती लड़का था, लेकिन उसने बेंस तक नौकरी की और अपनी बेटी को 180,000 सालाना वाले एक कुलीन स्कूल में भेजा। जियांग ही ने अब तक जितने भी छात्रों को पढ़ाया है, उनमें से जियांग ताओ निश्चित रूप से सबसे अलग थे। ईमानदारी से कहूं तो उसने अपने जीवन काल में अपने छात्र के साथ इस तरह पुनर्मिलन की उम्मीद नहीं की थी। चीख। मर्सिडीज जीएलएस जियांग ही के ठीक सामने रुकी। दरवाजा खुला और जियांग ताओ जियांग ही को देखने के लिए बाहर निकला। क्षमा करें शिक्षक जियांग, आपको इंतजार कराते रहे। बिल्कुल नहीं, मैं अभी यहाँ आया हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए, मेरे कंधों से इस किराए का कुछ हिस्सा उठाने में मदद करने के लिए। जब जियांग ही बोल रही थी, उसने धीरे से हवा में उड़े हुए अपने बालों को एक तरफ कर दिया। हर हरकत से एक परिपक्व महिला की कृपा झलक रही थी। समय के बारे में बात करें, मेरी बहन ने कल रात मुझे बीजिंग आने के बारे में फोन किया था और आप वहां थे, अपने मोमेंट्स में एक रूममेट का विज्ञापन पोस्ट कर रहे थे। जियांग ताओ ने बिना किसी शर्म के बात की और पूछा, क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं कि मैं अकेले उस जगह को देखने जाऊंगा? यदि आप नहीं हैं, तो मैं तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक आप काम से छुट्टी नहीं ले लेते और साथ में नहीं जाते। इसमें चिंता करने की क्या बात है? मेरे स्थान पर शायद कुछ भी आपके ध्यान के योग्य नहीं है। जियांग ही मधुरता से हंसी, उसकी मुस्कान ताजे फूल की तरह खिल रही थी। यहाँ चाबी की दूसरी प्रति है, इसे ले लो, तुम्हें इसे मुझे वापस देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह बोल रही थी, जियांग ही ने अपने छोटे पस से लाल डोरी से बंधी एक चाबी निकाली और जियांग ताओ को दे दी। लॉन्स गार्डन, बिल्डिंग 26, यूनिट 1203। वहां पहुंचने के लिए बस जीपीएस का उपयोग करें। मेरी जल्द ही एक बैठक है, इसलिए मैं आपको वापस नहीं ले जाऊंगा। ओह, और मैं आज रात आपके लिए किराए के अनुबंध की एक प्रति प्रिंट करूंगा। जब आपके पास समय हो तो इस पर हस्ताक्षर करें, या तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपकी बहन यहां न आ जाए। दोनों ही तरीके से काम होगा। जरूर, परेशानी के लिए धन्यवाद टीचर जियांग। जब मेरी बहन आएगी तो मुझे आशा है कि आप उसकी देखभाल करेंगे। जियांग ताओ ने यह सोचकर चाबी ले ली कि उसकी बहन निश्चित रूप से नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, जियांग ही ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और स्पष्टता से उत्तर दिया। फिर उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली, जो एक महिला मॉडल थी। उसने जियांग ताओ की ओर क्षमा मांगते हुए देखा और कहा, तो जियांग ताओ, मुझे अब एक मीटिंग के लिए भागना होगा। चलो फिर कभी मिलते हैं। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। ठीक है, तुम काम पर लग जाओ। जब तुम्हें समय मिलेगा हम बात करेंगे। अध्याय 176, लेई बुसी का स्टेनलेस स्टील कप और पुराना लव का अचार जार। अलविदा। जियांग ही ने जियांग ताओ को धीरे से अलविदा कहा, फिर मुड़ी और स्कूल में चली गई। After watching Jiang Yi walk away for a stretch, Jiang Tao finally turned around and got in the car, set the navigation and drove toward Long's Garden. 10 मिनट से भी कम समय में मर्सिडीज जीएलएस लॉन्ग्स गार्डन के पश्चिमी गेट से अंदर चली गई। बिल्डिंग 26 मिलने से पहले वह काफी देर तक पड़ोस में घूमता रहा, जहां जियांग ही ने अपनी जगह किराए पर ली थी। उसने सड़क के किनारे एक ऐसी जगह ढूंढी जो किसी को रोक न सके और कार वहां खड़ी कर दी। जियांग ताओ कार से बाहर निकले, बिल्डिंग 26 में प्रवेश किया और लिफ्ट से सीधे 12वीं मंजिल पर पहुंच गए। 1203, यही होना चाहिए। जैसे ही वह लिफ्ट से बाहर निकला तो उसका सामना यूनिट 1203 से था। जियांग ताओ ने वह चाबी निकाली जो जियांग ही ने उसे दी थी और खुद को अंदर जाने दिया। प्रवेश द्वार पर ही एक छोटा जूता रैक था। उस पर केवल हल्के बैंगनी, कुछ हद तक सुंदर महिलाओं की चप्पलों की एक जोड़ी थी। ऐसा लगता है कि जियांग ही फिलहाल अकेले ही रह रही है। सामने बालकनी पर गोल मटोल, बहुत प्यारे दिखने वाले रसीले पौधों की एक कतार थी। लिविंग रूम बड़ा नहीं था, लेकिन वह साफ सुथरा था, सब कुछ व्यवस्थित था। सोफे पर सोफा कवर बिल्कुल फैला हुआ था, एक भी सिलवट नहीं थी। यह स्पष्ट था कि जियांग ही आमतौर पर स्वच्छता पर बहुत अधिक ध्यान देती थी और वास्तव में जीवन का आनंद लेती थी। लेआउट पर एक त्वरित नजर डालने के बाद जियांग ताओ सीधे मास्टर बेडरूम में गया और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। एक डबल बेड के अलावा, जो थोड़ा पुराना लग रहा था, मास्टर बेडरूम में और कुछ नहीं था। ये कुछ खाली सा लग रहा था। कमरे का फर्श बेदाग था, अच्छी तरह साफ किया गया था। जियांग ताओ ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी आंखों से छत का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उसकी दृष्टि रेखा में खिड़की से लगभग 20 सेंटीमीटर की दूरी पर छत सांस लेती रोशनी की तरह एक मंद सुनहरी चमक दे रही थी। पर्दे के बक्से के पीछे जियांग ताओ खिड़की के करीब झुक गया और ऊपर देखा।
इस कमरे की सजावट अभी भी 10 साल से भी पहले की शैली में थी। पर्दे का बक्सा और उसके ऊपर की छत को लगभग 20 सेंटीमीटर चौड़े प्लाईवुड के एक टुकड़े से अलग किया गया था। यदि आपने अभी अभी वह प्लाईवुड डिवाइडर निकाला है तो आप देख सकते हैं कि छत के अंदर क्या था। वैसे भी पिछला मालिक किस तरह का अजीब था। उनके दिमाग में क्या चल रहा था 2 मिलियन से अधिक कीमत की घड़ी वहां रखनी। जियांग ताओ ने चुपचाप बड़बड़ाते हुए ये सोचना शुरू कर दिया कि छत पर लगी घड़ी को कैसे उठाया जाए। कमरे में न तो कोई सीढ़ी थी और न ही कोई स्टूल, इसलिए अभी उस तक पहुंचना वास्तव में आसान नहीं था। भले ही वह 2 मिलियन से अधिक कीमत वाले पाटेक फिलिप नॉटिलस से 2 मीटर से भी कम दूरी पर था। जियांग ताओ बस इसे देख सकता था और चिंतित हो सकता था। उसने अपना फोन निकाला और समय देखा। सुबह के केवल 9:48 बजे थे। उनके छोटे से ऑपरेशन के लिए काफी समय बचा है, नहीं उनका कार्रवाई का समय। जियांग ताओ ने तुरंत लिफ्ट को नीचे ले लिया और पास में एक हार्डवेयर स्टोर पाया। 100 से अधिक रुपए खर्च किए और एक छोटी स्टेनलेस स्टील सीढ़ी खरीदी। अपने वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए उन्होंने एक पर्दे की दुकान पर पर्दों का एक नया सेट खरीदने के लिए 500 रुपये भी खर्च किए। वो फिर से 1203 बिल्डिंग 26 लोग्स गार्डन में लौट आया। जियांग ताओ छोटी सी सीढ़ी को मास्टर बेडरूम में ले गया और दरवाजा फिर से बंद कर दिया। उसने खिड़की के पास सीढ़ी लगाई और उस पर चढ़ने के बाद उसका सिर पर्दे के बक्से के अंदर पहुंच सका। हल्के से घुमाकर उसने पर्दे के बक्से और छत के बीच के प्लाईवुड डिवाइडर को खोल दिया। जियांग ताओ ने घबराकर निगल लिया। उसकी आंखें छत की ओर झांक रही थीं। यकीन से पर्दे के बक्से से 20 सेंटीमीटर भी नहीं, वहां एक बच्चे की फुटबॉल की गेंद के आकार का एक बक्सा था जो लाल लकड़ी की तरह दिखता था। वहां सीधा बैठा था। वहां आप हैं। जियांग ताओ ने अपना हाथ बढ़ाया और बॉक्स पकड़ लिया, फिर सीढ़ी से नीचे उतर गया। सबसे पहले उसने बॉक्स से धूल की एक परत को पोंछने के लिए खिड़की के पास लटके पुराने पर्दे का इस्तेमाल किया। बॉक्स पर पियानो लेकर फिनिश तुरंत फिर से चमक उठी। जियांग ताओ को लगा कि केवल बक्सा भी कुछ पैसे के लायक होगा। उसने ध्यानपूर्वक बक्सा खोला। अंदर एक गुलाबी सोने की घड़ी थी जिसके मुख पर हीरो का गुच्छा लगा हुआ था। हालांकि जियांग ताओ को घड़ियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे देखकर ही वह इसकी विलासिता और विशेषाधिकार की जबरदस्त आभा को महसूस कर सकता था। किस तरह का व्यक्ति अपनी कलाई पर 20 लाख से अधिक कपड़े पहनता है? उस पैसे से आप पिंक काउंटी में सीधे 2 अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। जियांग ताओ ने चुपचाप मन ही मन बुदबुदाया। वह घड़ियां नहीं जानता था, वैसे भी यह नहीं देख पाता था कि इसमें क्या खास है। उसने बॉक्स खोलने का एकमात्र कारण यह जांचना था कि घड़ी अभी भी अंदर है या नहीं। चूंकि वह वहां था, अब वह सहज था। वह इसे आजमाने की जहमत भी नहीं उठा सकता था। एक क्लिक के साथ उसने बॉक्स को फिर से बंद कर दिया। जहां तक इसे पहनने और अपने सामाजिक दायरे में या जो कुछ भी दिखाने के लिए तस्वीर लेने की बात है, यदि वह 10 वर्ष छोटा होता तो शायद वह ऐसा करता। अब इसे भूल जाओ, कोई मतलब नहीं। उसने बक्सा खत्म कर दिया और दिखावे के लिए फिर से सीढ़ी पर चढ़ गया, पुराना पर्दा हटा दिया और नया सेट लगा दिया जो उसने अभी खरीदा था। एक बार जब नए पर्दे लगे तो जियांग ताओ ने बॉक्स को पुराने पर्दों में लपेट दिया जिसे उसने उतार दिया था, उसे नीचे ले गया और सीधे मर्सिडीज GLS के ट्रंक में रख दिया। अध्याय 177। पाटेक फिलिप ने एक चाल चली। अचार वाली सब्जी का जार हासिल कर लिया। फिर से सीढ़ियां खरीद रहा हूं, पर्दे बदल रहा हूं। कुछ उपद्रव के बाद जब जियांग ताओ नीचे गया और कार में लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने सिगरेट जलाए और कश खींचा। जियांग ताओ ने कार स्टार्ट करने और निकलने में कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने दूसरी जेब में हाथ डाला और लिकुन सिगरेट का एक पैकेट निकाला। पैक खोलकर देखा तो अंदर बालों की कुछ लंटें थीं जिन्हें झांग चाओ ने कल रात अपने ही सिर से निकाला था। लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे काले बालों की कुछ लंटें, घुंघराले और मुड़े हुए। यदि जियांग ताओ ने उसे अपनी आंखों से उन्हें अपने सिर से बाहर निकालते नहीं देखा होता, उसने सोचा होगा कि वे शरीर के किसी विशेष भाग से हैं। पैक को सुरक्षित करते हुए जियांग ताओ के दिमाग में एक विचार आया और उसने झांग चाओ के बारे में खुफिया जानकारी खोली जिसे उसने पहले ताजा किया था। अतीत की खुफिया जानकारी 02। आपने कल झांग चाओ से संपर्क किया और प्रासंगिक जानकारी प्राप्त की। झांग चाओ मूल रूप से बीजिंग में बॉस जिया हुलियांगजी के लंबे समय से खोए हुए सबसे छोटे बेटे थे। झांग चाओ को उसके जैविक पिता से दोबारा मिलाने में मदद करने पर आपको उसके पिता से 1 मिलियन युआन का नकद इनाम मिल सकता है। जियांग ताओ ने अपना ध्यान जिया हुलियांगजी बॉस शब्दों पर केंद्रित किया जो गहरे रंग में थे। अगले ही पल सूचना का एक और टुकड़ा उसके रेटिना पर दिखाई दिया। वांग मिंगलोंग, फोन 188XXXX8888। वांग मिंगलोंग का फोन नंबर प्राप्त करने के बाद जियांग ताओ डायल करने से पहले एक पल के लिए झिझके। बीप बीप बीप। 10 सेकंड से अधिक समय तक घंटी बजने के बाद अंततः कॉल कनेक्ट हुई और दूसरी ओर से एक तेज मध्यम आवाज सुनाई दी। हेलो, मैं वांग मिंगलोंग हूँ। नमस्कार राष्ट्रपति वांग, मेरे पास उस लापता बेटे के बारे में कुछ जानकारी है जिसे आप तलाश रहे हैं। क्या आप रुचि रखते हैं? जियांग ताओ ने वांग मिंगलोंग के साथ कोई विवाद नहीं किया और सीधे मुद्दे पर आ गए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काफी देर तक विचार करने के बाद आखिरकार दूसरे पक्ष ने कहा,
तुम्हें मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला? इनाम नोटिस पर दिया गया नंबर यह नहीं है। क्या यह अप्रासंगिक नहीं है? मेरे पास आपके बेटे के बालों की कुछ लंटे हैं। मैं इसे बाद में भेजने के लिए किसी डिलीवरी सेवा का उपयोग करने को कहूंगा और आप इसका उपयोग डीएनए सत्यापन के लिए कर सकते हैं। मुझे अब आपसे एक पता चाहिए। इसे हमारी कंपनी को वितरित करें। पता डोंगचेंग जिला है। वांग मिंग लोग बहुत सतर्क थे और उन्होंने जियांग ताओ को कोई निजी पता नहीं दिया, केवल कंपनी का पता दिया। पता मिलने के बाद जियांग ताओ ने बातचीत में देरी नहीं की। उसने तुरंत अपने लिए पैकेज पहुंचाने के लिए एक कुरियर को बुलाया। झांग चाओ के साथ मामला सुलझाने के बाद जियांग ताओ ने पड़ोस के पास एक साफ और स्वच्छ छोटे रेस्तरां की तलाश की। उसने उबले हुए मांस के टुकड़े और चावल का एक बड़ा हिस्सा ऑर्डर किया। साधारण दोपहर के भोजन के बाद जियांग ताओ सीधे पैन गार्डन चले गए। सबसे पहले वह इस क्षेत्र में कुछ खुफिया जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद में चारों ओर गश्त करना चाहता था। जियांग ताओ को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लंबे समय के बाद उसे कभी कोई भाग्यशाली खोज नहीं मिली। दूसरे, वह झांगबो से पूछना चाहता था कि क्या कोई लग्जरी घड़ी बिक्री चैनल है। जब से उसने पिछली बार झांगबो के सोशल सर्कल फीड में 4 सोने की छड़ें देखी, जियांग ताओ उसे अनुभव का स्रोत मानकर प्रतिदिन उसका फीड ब्राउज कर रहा था। कुछ हालिया बातचीत के बाद जियांग ताओ ने झांगबो के पारिवारिक व्यवसाय की एक निश्चित समझ हासिल कर ली थी। हालांकि इसका नाम बोया ऑक्शन हाउस था, लेकिन हाल के वर्षों में इसकी नीलामी शायद ही कभी हुई हो। उनके द्वारा बेची जाने वाली वस्तुएं भी काफी विविध थीं। चीनी मिट्टी की चीजें, प्राचीन सिक्के, सुलेख और पेंटिंग गहने, लग्जरी घड़ियां आदि सब कुछ। उनके पास अपने स्वयं के आपूर्ति स्रोत थे और वे दोस्तों के लिए एजेंट के रूप में भी काम करते थे, कमीशन कमाते थे। जब घड़ियों की बात आई तो जियांग ताओ पूरी तरह से नौसिखिया था। झांगबो एक परिचित है। जब उन्होंने एक घड़ी बेचने के बारे में सोचा तो उनका पहला विचार स्वाभाविक रूप से झांगबो का था। हाल की बातचीत के बाद झांगबो ने जियांग ताओ पर एक अच्छी छाप छोड़ी थी। उसे लगा कि वह इस आदमी के साथ मिल सकता है। व्यापारिक लेन देन से परे वे रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्त हो सकते हैं। जितने अधिक मित्र उतने अधिक रास्ते। लोंग्स गार्डन से लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद मर्सिडीज जीएसएल पैन गार्डन एंटिक्स मार्केट के पास एक पेड ओपन एयर पार्किंग स्थल में चली गई। पार्किंग के बाद जियांग ताओ बाहर निकला और ट्रंक से एक शॉपिंग बैग में एक बॉक्स निकाला और सीधे एंटीक स्ट्रीट की ओर चला गया। कई बार वहां जाने के बाद जियांग ताओ उस जगह से काफी परिचित था। लगभग 7 मिनट की पैदल दूरी पर वह बोया नीलामी घर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। हमेशा की तरह दुकान सुनसान थी, अंदर एक भी व्यक्ति नहीं था। झांगबो दुकान में लगी चाय की मेज के पीछे इत्मीनान से चाय की चुस्की ले रहा था। सच कहूं तो जियांग ताओ को कभी कभी झांगबो के कार्यक्षेत्र के लोगों से ईर्ष्या होती थी। आसानी से पैसा कमाना। निस्संदेह इस कार्य क्षेत्र में संपर्कों के विशाल नेटवर्क के अलावा आपको मजबूत वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय के लिए सीमा काफी ऊंची है जिसे एक औसत व्यक्ति संभाल नहीं सकता। यो भाई जियांग, आप यहाँ हैं। दूर से आपका स्वागत न करने के लिए क्षमा करें। आपने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं आपका स्वागत करने आ सकता था। दरवाजे पर जियांग ताओ को देखकर झांगबो तुरंत मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। खासतौर पर यह देखकर कि जियांग ताओ आज शॉपिंग बैग लेकर खाली हाथ नहीं आ रहे थे, झांगबो और भी अधिक उत्साहित थे। शायद उसे लगा कि भाई जियांग फिर से कुछ अच्छा लेकर आया है, उसके लिए एक और व्यावसायिक अवसर। हाल ही में झांगबो ने जियांग ताओ की बदौलत कई सौदे बंद किए थे। आकर्षक बैंक नोटों से लेकर मधुर मोतियों तक, और फिर युआन शिकाई सिक्का और वह प्राकृतिक बेजार और नीला और सफेद कटोरा। झांगबो ने जियांग ताओ द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं से लगभग 400,000 युआन कमाए थे। इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से इस मूल्यवान ग्राहक जियांग ताओ के साथ अत्यंत शिष्टाचार के साथ व्यवहार किया। हाल ही में व्यवसाय अच्छा चल रहा है झांगबो। मैं देख रहा हूं कि आप चमक रहे हैं, आपने फिर से काफी पैसा कमाया होगा। जियांग ताओ ने औपचारिकताओं की परवाह किए बिना खुशी से झांगबो का स्वागत किया। शॉपिंग बैग ऊपर रखकर वह चाय की मेज के सामने बैठ गया। हाँ, हम बस एक छोटा सा व्यवसाय चला रहे हैं, थोड़ा पैसा कमा रहे हैं, आपकी तुलना में कुछ भी नहीं, भाई जियांग। अध्याय 178। पाटेक फिलिप ने प्रवेश किया। अचार जार सुरक्षित। भाई जियांग, कुछ चाय लो। बैठने के बाद झांगबो ने सबसे पहले एक नए चाय सेट के साथ जियांग ताओ के लिए कुछ चाय डाली। इस दौरान उनकी नजर मेज पर जियांग ताओ द्वारा रखे गए शॉपिंग बैग पर पड़ी। झांगबो की सूक्ष्म जिज्ञासा को देखते हुए जियांग ताओ सीधे मुद्दे पर आए और कहा, झांगबो, मेरे एक मित्र को कुछ वित्तीय समस्याएं हो रही हैं और वह इस घड़ी को बेचना चाहता है। देखें कि क्या आप लोगों की रुचि है। जैसे ही जियांग ताओ ने बात की, उसने शॉपिंग बैग से पियानो ला फिनिश वाला एक लकड़ी का बक्सा निकाला। बॉक्स पर प्रमुख क्रॉस स्टार प्रतीक देखकर झांगबो को पता था कि आज एक बड़ा सौदा होने वाला है। क्रॉस स्टार प्रतीक पाटेक फिलिप का ब्रांड लोगो है। यह लोगो न केवल उत्कृष्ट सजावटी प्रभाव प्रदान करता है बल्कि एक लंबा इतिहास भी रखता है। यह प्रतीक पाटेक फिलिप के अद्वितीय ब्रांड मूल्य और दीर्घकालिक विकास दर्शन के साथ भी संरेखित है।
मुझे देखने दो, झांग बो ने कहा और अपनी जेब से काले रेशमी दस्ताने की एक जोड़ी निकाली, उन्हें पहना और धीरे से बॉक्स खोला। पाटेक फिलिप 5990 आर नॉटिलस। बक्से के अंदर चमचमाती सोने की घड़ी देखकर झांग बो की सांसें तेज हो गईं। जो कोई भी घड़ियां पसंद करता है वह इसे तुरंत पहचान लेगा। हालांकि झांग बो के परिवार के पास धन की कमी नहीं है, फिर भी परिवार की सारी संपत्ति अभी भी उसके पिता की है। वह अभी अपने पिता को दुकान चलाने में मदद कर रहा है, उसके कार्यभार संभालने का समय बहुत दूर है। उनकी कलाई पर केवल 50,000 से अधिक कीमत की ओमेगा सीमास्टर 330 है। बॉक्स में 5990 आर बिल्कुल नया दिखता है। झांग बो ने ध्यान से अपने रेशमी दस्ताने वाले हाथ से घड़ी उठाई और उसकी बारीकी से जांच की। बिल्कुल नई स्थिति में घिसाव या खरोंच का कोई निशान नहीं। 5990 आर का ये स्तर वास्तव में दुर्लभ है। आखिरकार कौन सा घड़ी प्रेमी ऐसी क्लासिक घड़ी हाथ लगने के बाद उसे दिखाने से खुद को रोक सकता है। भाई जियांग, आपका दोस्त इसे 5990 में बेचना चाहता है। बॉक्स से 5990 आर के साथ सावधानी से खेलने के बाद झांग बो ने फिर से पुष्टि करने के लिए जियांग ताओ की ओर देखा। जियांग ताओ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अगर कीमत सही है तो हम बेच देंगे, यदि नहीं तो कोई बात नहीं। झांग बो ने पूछा, क्या आपके दोस्त ने आपको मन में कीमत बताई है? जियांग ताओ ने तुरंत कहा, 2.18 मिलियन। जियांग ताओ की पूछी गई कीमत सुनकर झांग बो को आश्चर्य नहीं हुआ। ये नॉटिलस 5990 आर, जिसे शुरुआत से एक किंवदंती के रूप में जाना जाता है, इसके लॉन्च के बाद से इसकी कीमत में वृद्धि देखी गई है। आधिकारिक कीमत 920,000 थी और 2022 की शुरुआत तक ये 3.3 मिलियन पर पहुंच गई। पिछले 2 वर्षों में कीमत में काफी गिरावट आई है, लेकिन ये 2 मिलियन के आसपास बनी हुई है। जो जियांग ताओ आज लाया है वह त्रुटिहीन स्थिति में है। ऐसा लगता है कि मालिक ने इसे इकट्ठा करने के लिए खरीदा था और इसे कभी नहीं पहना। इसे 2.18 मिलियन में बेचना काफी फायदे का सौदा है। झांग बो ने कहा, भाई जियांग, कृपया एक क्षण रुकें, मैं हमारे बॉस को फोन करूंगा। ये कीमत मेरे प्राधिकरण से अधिक है। जियांग ताओ मुस्कुराए और सिर हिलाया, ठीक है, आगे बढ़ो। झांग बो ने तुरंत चाय की मेज पर फोन उठाया और अपने पिता झांग लॉन को फोन किया। अंगूठी, अंगूठी, अंगूठी। वीडियो कॉल कनेक्ट हुआ और झांग बो सीधे शो पर आ गया। पिताजी, एक दोस्त 2.18 मिलियन की कीमत पर पाटेक फिलिप 5990 आर लाया। क्या हम इसे ले सकते हैं? वाह, यह पक्षी अच्छा है। स्थिति उत्कृष्ट है। करीब आओ, मुझे डायल दिखाओ, फिर मुझे पीछे देखने दो। क्या सभी प्रमाण पत्र वहां है? 2.18 मिलियन। ठीक है, इसे ले लो, मैं इस पक्षी को अपने पास रखूंगा। तुम्हारे चाचा लियो इस तरह के संग्रहणीय 5990 की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। मैं उसे परेशान करने के लिए इसे पहनूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अपने पिता के अंतिम वाक्य को सुनकर झांग बो थोड़ा अवाक रह गए, लेकिन निस्संदेह वह जानता था कि उसके पिता इसे वहन कर सकते हैं। जियांग ताओ ने पिता और पुत्र के बीच की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। यह सुनकर कि झांग बो के पिता कितनी जल्दी घड़ी खरीदना चाहते थे, जियांग ताओ कुछ हद तक उत्साहित हो गया। क्या मैंने 2.18 मिलियन की कोई चीज इतनी आसानी से बेच दी? दरअसल बीजिंग में बहुत सारे अमीर लोग हैं। यदि झांग बो का परिवार करोड़ों की संपत्ति पर नहीं बैठा होता तो उसके पिता इतने आश्वस्त नहीं होते। क्या इसे आप लघु व्यवसाय चलाना कहते हैं? कॉल समाप्त करते हुए झांग बो जियांग ताओ को देखकर मुस्कुराए। भाई जियांग, जैसा कि आपने सुना, मेरे पिताजी को ये घड़ी पसंद है, आइए अनुबंध पर हस्ताक्षर करें। जरूर, कोई बात नहीं। जियांग ताओ को नहीं लगा कि उसने इसकी कीमत बहुत कम रखी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरा पक्ष इतना सीधा था। भाई टोंगजी ने भी इसका मूल्यांकन 2.18 मिलियन किया। उस कीमत पर बेचकर वह पहले से ही संतुष्ट है। लोभ संतोष का शत्रु है, संतुष्ट रहने से खुशी मिलती है। फिर झांग बो ने एक पेशेवर वकील द्वारा तैयार किया गया एक मूल्यवान सामान लेनदेन अनुबंध मुद्रित किया। दोनों पक्षों ने खरीदार और विक्रेता के रूप में हस्ताक्षर किए और उंगलियों के निशान लिए, और फिर झांग बो ने अपने फोन के माध्यम से जियांग ताओ को तेजी से 2.18 मिलियन हस्तांतरित कर दिए। फोरेक्स पर समाप्त होने वाले आपके ICBC बचत खाते में 2180,000 प्राप्त हुए हैं। वर्तमान शेष 2848,976.66। अपने फोन पर जमा टैक्स अलर्ट और खाते की शेष राशि को देखकर जियांग ताओ को और अधिक सहजता महसूस हुई। कल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 10 लाख खर्च करने के बाद उनका छोटा खजाना फिर से 10 लाख के आंकड़े से नीचे चला गया। आज 2 मिलियन से अधिक जमा होने के साथ वह वापस पटरी पर आ गया है। लगभग 3 मिलियन नकद जमा के साथ चिंता क्यों? Even without any business for the rest of the year, it's enough for the family to live comfortably. पाह, मैंने इसे उलझन में डाल दिया। हर दिन उच्च मूल्य वाली बुद्धि रखना बेहतर है। इस स्तर पर अधिक से अधिक मैं आराम से हूं, मैं वित्तीय स्वतंत्रता से बहुत दूर हूं। घर अभी भी किराए का है। जियांग ताओ ने एक पल के लिए सोचा और नए दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखा। पैसा कमाने के लिए उसका उत्साह बढ़ रहा था।
अध्याय 179 पाटेक फिलिप ने प्रवेश किया, अचार जार सुरक्षित। थोड़ी देर तक झांग बो के साथ बातचीत करने के बाद जियांग ताओ ने देखा कि कुछ ग्राहक आ रहे हैं, इसलिए उसने चतुराई से अलविदा कहा और चला गया। वह एक और बड़े लूप के लिए एंटीक स्ट्रीट पर घूमता रहा। इतनी अधिक तीव्रता से गश्त करते समय वह अपने मन में भाई टोंगजी को सुझाव देता रहा, अधिक ध्यान दो, मुझे कुछ भाग्य दो। जब शाम के 4 बज चुके थे तब तक वह सभी चक्कर लगा चुका था। जैसे ही जियांग ताओ घड़ी खत्म करने की तैयारी कर रहा था, उसकी जेब में रखा फोन अचानक बज उठा। उसने अपना फोन निकाला और उस पर नजर डाली। कॉलर आईडी डू एनएन थी। आखिरी बार जियांग ताओ ने उससे लगभग 10 दिन पहले संपर्क किया था। उस समय डू एनएन ने कहा कि वह और उसके पिता एक नए प्रोजेक्ट में व्यस्त थे, इसलिए जियांग ताओ ने उसे अब और परेशान नहीं किया। बेंस के बारे में मामला फिलहाल टाल दिया गया है। चीजों में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। यह ऐसा है जैसे आप जल्दबाजी में गर्म टोफू खाने की कोशिश करें और जल जाएं। चूंकि वह व्यस्त थी, अगर वह आ जाता तो वह परेशानी खड़ी कर देता। अरे डू एनान, आप अभी व्यस्त नहीं है। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कॉल उठाया और दूसरी ओर से डू एनान को बधाई दी। हाँ, इस साल मेरी पत्नी और बच्चा भी साथ आए थे। हाँ, तारीफ के लिए धन्यवाद। यदि आपकी कोई बेटी है तो वह निश्चित रूप से आपकी तरह सुंदर होगी। मैं हस्तक्षेप या कुछ भी नहीं करना चाहूंगा। आशा है कि यह परेशान करने वाली बात नहीं होगी। ठीक है, जरूर, फिर आज रात मिलते हैं। अलविदा। डू एनन के साथ बातचीत करने के कुछ ही सेकंड बाद उसने जियांग ताओ को वीचैट पर एक लोकेशन पिन भेजा। बीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड होटल। जियांग ताओ 7 या 8 वर्षों से बीजिंग में आवारा घूम रहा है, इसलिए निश्चित रूप से उसने इसके बारे में सुना है। लेकिन यह उसे पहली बार है जब उसे इतने शानदार होटल में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है। स्थान की जांच करने के बाद जियांग ताओ ने अपना फोन वापस अपनी जेब में रख लिया और सीधे पार्किंग स्थल की ओर चल दिया जहां उसकी कार खड़ी थी। शाम करीब 5:30 बजे मर्सिडीज GLS जियाओशान अबन विलेज के ठीक बाहर एक विशाल खुले स्थान पर खड़ी थी। कार से बाहर निकलने के बाद जियांग ताओ गांव में चला गया। वह सुई में धागा पिरोने की तरह परिचित गलियों में घूमता रहा। जल्द ही वह भाई लू कियान के अपार्टमेंट भवन के सामने पहुंचे। अरे जियांग, आप ठीक समय पर आ गए। मैं बस आपको कॉल करने ही वाला था। क्या तुमने घर जाने का रास्ता सूंघ लिया? भाई लू दरवाजे पर बाल्टी में मुर्गे का पंख डुबो रहे थे और जब उन्होंने जियांग ताओ को देखा तो वह हंसे और चिल्लाए। अभी एक बड़े मुर्गे के साथ बाजार से वापस आया हूं। आज रात हम दोनों भाई 1-2 ड्रिंक कर सकते हैं। ओह क्षमा करे भाई लू, मैंने आज रात दोस्तों के साथ भी योजना बनाई है। जियांग ताओ ने अजीब ढंग से हंसते हुए कहा। ओल्ड लू को फिर से निराश करना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि नमकीन वेजी जार जैसी चीज आज भी नहीं हो रही है। तभी अचानक अपनी आंख के कोने से जियांग ताओ ने लू कियान के पीछे कुछ चमकता हुआ देखा। बेहतर कोण पाने के लिए वह 2 कदम पीछे चला गया और निश्चित रूप से लू कियान के घर के दरवाजे के बगल में लगभग 80 सेमी लंबा और 70 सेमी चौड़ा एक बड़ा भूरा सिरेमिक जार था। मुख्य बात, यह बड़ा जार उसकी दृष्टि में हल्की सुनहरी रोशनी दे रहा था। लू कियान ने जियांग ताओ के साथ कुछ भी नोटिस नहीं किया और फिर भी मुस्कुराया। यार, तुम इन दिनों व्यस्त दिखते हो, लगभग हमेशा योजनाएं बनाते रहते हो। इसके अलावा मैं तुम्हें अब यहाँ रहते हुए मुश्किल से ही देख पाऊंगा। क्या आपने कहीं और जगह किराए पर ली है? जियांग ताओ ने नमकीन सब्जी के जार से अपनी नजर हटाई और लू कियान की ओर देखा। भाई लू, पहले ये सब भूल जाओ, वहां उस पानी के जार में क्या है? लू कियान ने जियांग ताओ की बात का पालन किया, जार की ओर देखा और बस कंधे उचकाए। खाली, मैंने इसे आज सुबह ही रसोई से निकाला था, सोच रहा था कि बाद में इसे तोड़कर फेंक दूं। वह चीज मेरे दादा दादी के समय की बची हुई थी, बहुत बड़ी और भद्दी। अब हम उस तरह का सामान इस्तेमाल नहीं करते, बस रसोई में जगह घेर लेते हैं। ये सुनकर जियांग ताओ ने सोचा, अरे बकवास, अच्छी बात जो मैंने आज यहाँ दिखाई। अगर मैं नहीं आया होता तो इस सुनहरे अवसर को ओल्ड लू, उस लापरवाह बुरे आदमी ने बर्बाद कर दिया होता। भाई टोंगजी ने कभी नहीं बताया कि नमकीन वेजी जार इस तरह के संकट का सामना कर रहा था। इतने करीब, क्या ये रिवर्स टोन फिर से ऐसा कर रहा है? खुद को भाग्यशाली महसूस करते हुए जियांग ताओ ने लू कियान की ओर देखा। भाई लू, मुझे वास्तव में वह बड़ा जार पसंद है। यदि आप इसे नहीं चाहते हैं तो क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं, या इसे मुझे बेच दें, ये भी ठीक है। क्या बकवास कर रहे हो? चाहो तो ले लो, मुझे छुड़ाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। खरीदने का तो जिक्र ही मत करो। ये कबाड़ का एक बेकार टुकड़ा है, जैसे मैं वास्तव में इसके लिए आपसे शुल्क लूंगा। लू कियान हंसे और उसे शाप दिया, हमेशा की तरह उदार। जियांग ताओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई लू। मेरी माँ को इन पुरानी यादों को इकट्ठा करना बहुत पसंद है। लू कियान ने हंसते हुए कहा, इसमें धन्यवाद देने वाली क्या बात है, चलो, मेरे साथ विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे विषय मत बदलो, क्या तुम कहीं और चले गए? क्या तुम यहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकते? ये तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है? हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो मेरी पत्नी और बच्चा भी इसी साल आए थे, इसलिए
जियांग ताओ ने ओल्ड लू को ऐसा रूप दिया जैसे, आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। वह कहाँ रहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चे को उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करने दे सकता। आपने ऐसा पहले क्यों नहीं कहा? आप सचमुच मेरे साथ एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं। आपकी पत्नी और बच्चा यहाँ हैं और आप उन्हें मुझसे और जियो मेई से मिलने भी नहीं लाएंगे। यहाँ से चले जाओ, वह नमकीन सब्जी का जार उठाओ और भाग जाओ। मैं तुम्हें अभी नहीं देखना चाहता, बस तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है। जब लू कियान ने जियांग ताओ की कहानी सुनी तो उसने अधीरता से उसे दूर कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में थोड़ा नाराज था। हाँ, इस बारे में क्या ख्याल है भाई लू? कल मैं आपको और आंटी माँ को रात के खाने के लिए हमारी नई जगह पर आमंत्रित करूंगा। मेरे माता पिता भी वहां होंगे, हम सब बैठेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। जियांग ताओ को पता था कि लू कियान वास्तव में पागल नहीं था और वह हमेशा की तरह बेशर्मी से उसके साथ मजाक करता रहा। ये हुई ना बात। मैं आपको बता दूं, व्यवहार करने और काम पूरा करने के तरीके के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। आपकी पीढ़ी को अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। अध्याय 180। पाटेक फिलिप ने प्रवेश किया। अचार जार सुरक्षित। जियांग ताओ के रात्रिभोज का निमंत्रण सुनने के बाद बूढ़े लू का चेहरा तुरंत चमक उठा। वह कुछ देर पहले तो गुस्सा होने का नाटक कर रहा था। ठीक है, फिर यह तय हो गया। कल शाम 6 बजे बाई गेजून न्यू विलेज डिस्ट्रिक्ट, बिल्डिंग 28, अपार्टमेंट 1601। भूल जाओ, कल मैं तुम्हें और आंटी माँ को लेने के लिए खुद गाड़ी चलाऊंगा। ईमानदारी के लिए ये कैसा है? हाँ बच्चे, तुमने रस्सियां तेजी से सीख ली। उस स्थिति में मैं विनम्र नहीं रहूंगा। मैं जियो मेई के साथ घर पर आपके हमें लेने आने का इंतजार करूंगा। लू कियान जियांग ताओ से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं था। यदि कार में मुफ्त यात्रा हो तो टैक्सी लेना कौन पसंद करेगा? अच्छा लगता है। यह तब तय हो गया है। मैं कुछ चीजें लेने के लिए ऊपर की ओर दौड़ूंगा और बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। मुर्गा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, जितना खा सके खाएं। जियांग ताओ ने लू कियान पर ऐसी नजर डाली जिसे केवल पुरुष ही समझ पाएंगे, फिर मुड़े और मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। धिक्कार है, तुम्हारे भाई को पता नहीं है कि मुर्गे को इतना पौष्टिक क्यों माना जाता है। लू कियान हंसा और जियांग ताओ की गायब होती आकृति को कोसता हुआ अपने मुर्गे के पास वापस आ गया। जियांग ताओ ऊपर चला गया और अपने किराए के कमरे का दरवाजा खोल दिया। उसने बिस्तर के नीचे से डॉक्टर रेड वाइन का एक जार निकाला, उसे एक पेपर शॉपिंग बैग में रखा और उसे लेकर वापस नीचे चला गया। भाई लू, मैं वास्तव में इस अचार के जार को ले जा रहा हूं, जैसा कि आप जानते हैं। इसे पछतावा मत करो। जियांग ताओ लू कियान को मजाक सुनाते हुए अचार के जार के सामने रुक गया। लू कियान हंसे और शाप दिया, जल्दी करो और इसे लेकर बाहर निकलो, मैं तुम्हें देखकर थक गया हूं। धन्यवाद, तब मैं विनम्र नहीं रहूंगा। जियांग ताओ ने लू कियान को फिर से धन्यवाद दिया, नीचे झुका और अचार के जार को जमीन से उठा लिया। ये चीज काफी बड़ी दिखती है, लेकिन चूंकि यह अंदर से खोखली है, इसलिए इसका वजन संभवतः अधिकतम 50 या 60 पाउंड ही होगा। जियांग ताओ जैसे युवा व्यक्ति के लिए यह कुछ भी नहीं है। वह अचार का जार लेकर शहरी गांव की संकरी गलियों में इस तरह चल रहा था जैसे कि वह जगह उसका ही हो। रास्ते में उसने बहुत सी उत्सुक निगाहें आकर्षित की। पुराने स्टाइल के ये अचार के जार आजकल लगभग कभी नहीं देखे जाते हैं। जियांग ताओ ने सभी की नजरों को नजरअंदाज कर दिया और जार को वहां रख दिया जहां उसकी कार खड़ी थी। उसने ट्रंक खोला, ध्यान से जार को अंदर एक पुराने पर्दे पर रख दिया। यार, बहुत दिनों से कोई शारीरिक श्रम नहीं किया है और बस इसी से मैं थोड़ा थक गया हूं। जियांग ताओ ने अपने कंधे को रगड़ा, जार उठाने से दर्द हो रहा था। अंततः उसे कुछ राहत महसूस हुई। उसने समय देखने के लिए अपना फोन निकाला, पहले ही 6:10 बज चुके थे। डू एनन के साथ रात्रि भोज होने में 2 घंटे से भी कम समय बचा है। यहाँ बाहर हर कोई देख रहा था। जियांग ताओ अचार के जार के साथ बहुत अधिक उपद्रव नहीं करना चाहता था। उसने ट्रंक बंद किया और जूली और अन्य लोगों को लेने के लिए वापस बाई गेजून जिले की ओर चला गया। घर के रास्ते में जियांग ताओ ने जूली को फोन किया और उसे डू एनान के बारे में बताया जो उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित कर रहा था। जब जियांग ताओ घर पहुंचा तो जूली अभी भी शयन कक्ष में इस बात को लेकर परेशान थी कि क्या पहने। डैडी टिल्डा, आप वापस आ गए। मामा कहते हैं कि आप हमें आज रात एक फैंसी डिनर के लिए बाहर ले जा रहे हैं, ठीक है? जियांग जू ने जियांग ताओ को अंदर आते देखा, दौड़कर उसका बड़ा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी। जियांग ताओ ने जियांग जू के छोटे से सिर को सहलाते हुए कहा, हाँ, आज रात आंटी डू हमारा इलाज कर रही हैं, हमें स्वागत रात्रिभोज दे रही हैं। जब आप बाद में आंटी डू से मिलेंगे तो आपको अपने शिष्टाचार को याद रखना होगा, ठीक है? समझ गया, समझ गया। शिक्षक जियांग हमें हमेशा विनम्र रहने और व्यवहार करने के लिए कहते हैं। माँ ने कहा कि यह आंटी डू बहुत सुंदर है, क्या ये सच है डैडी? वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई भी तुम्हारी माँ जितनी सुंदर नहीं है। आपकी माँ कई मील तक सबसे सुंदर महिला है। जियांग जू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह परिचित जैसा क्यों लग रहा है? ओह टिल्डा, मुझे अब याद आया, ये नेजा से लेडी शी जी की पंक्ति है, ठीक है? माँ, डैडी कहते हैं कि आप नेजा की लेडी शी जी हैं टिल्डा।
उसकी छोटी सी लीकप्रूफ सूती जैकेट को अपने छोटे पैरों के साथ उस पर झपकते हुए देखकर ओल्ड जियांग अवाक रह गई। ये छोटा गद्दार वास्तव में कितना अच्छा है।